प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी शिक्षिका प्रीति। आप सभी का हार्दिक स्वागत है नोवा लर्न बुक्स, जो माउंट एनलाइटमेंट इंटरनेशनल का एक रचनात्मक शिक्षण मंच है। आज का हमारा पाठ है पुरु और सिकंदर। लेखक सुदर्शन। यह एकांकी भारत के इतिहास के उस गौरवपूर्ण प्रसंग को प्रस्तुत करता है जब भारतीय राजा पुरु का सामना यूनानी सम्राट सिकंदर से होता है। युद्ध में पराजित होने के बाद भी राजा पुरु का साहस, आत्मसम्मान और निर्भीकता बिल्कुल कम नहीं होती। सिकंदर के दरबार में भी वह एक सच्चे और स्वाभिमानी राजा की तरह अपने विचार स्पष्ट रूप से रखता है। इस पाठ में दिखाया गया है कि सच्ची वीरता केवल युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि सम्मान, निडरता और नैतिक बल बनाए रखने में होती है। राजा पुरु का साहस और राजोचित व्यवहार स्वयं सिकंदर को भी प्रभावित कर देता है। अध्याय 12 पुरु और सिकंदर। ऐतिहासिक एकांकी। भारत के इतिहास में अनेक महान राजा हुए जिनकी शौर्य गाथा कभी भुलाई नहीं जा सकती। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, उन वीर योद्धाओं ने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। अपनी वीरता और साहस से अपनी हार को भी विजय में परिवर्तित कर दिया। प्रस्तुत एकांकी में एक ऐसे ही भारतीय वीर राजा पुरु पोरस का उल्लेख किया गया है, जिन्होंने सिकंदर जैसे विश्व विजेता को भारत से वापस लौट जाने के लिए विवश कर दिया। आइए इसे पढ़ें। अगर कोई शक्तिशाली राजा आपके देश पर आक्रमण करे तो आप क्या करेंगे? लड़ोगे, समझौता करोगे या कुछ और? क्या मात्र ताकत से ही कोई महान बनता है? सोचकर बताइए क्यों या क्यों नहीं। कल्पना कीजिए आप छोटे से देश के राजा हैं और आपके सामने एक बहुत बड़ा शत्रु खड़ा है। आप क्या निर्णय लेंगे? क्या आप आज़ादी से समझौता करेंगे? पुरु ने हार मानने से इनकार कर दिया। वाक्य का वचन क्या है? ये एक एकांकी है। इसमें जो कैरेक्टर्स हैं, पात्र हैं, वो है सिकंदर यूनानी सम्राट, पुरु भारतीय राजा, सेल्यूकस यूमनीस यूनानी सेनापति, समर पुरु का पुत्र जो कि भारतीय है। सिकंदर अपने दरबार में सिंहासन पर बैठा है। सेल्यूकस, यूमनीस और अन्य दरबारी अपने अपने स्थान पर बैठे हैं। दरबारियों में समर भी है जो यूनानी वेश में है। समर जो कि इनका बेटा है। सिकंदर के पीछे दीवार पर अरस्तु और होमर की तस्वीर लगी है। एकाएक सिकंदर खड़ा होता है और बोलने लगता है। क्या बोलता है? जीत के अमर देवताओं की तारीफ हो, जिन्होंने हमारी मदद की और हम भीषण युद्ध में विजयी हुए। हम अपने तमाम सिपाहियों की बहादुरी और हिम्मत की तारीफ करते हैं जो आज की खुशियों में शामिल हैं। लेकिन इनसे भी ज़्यादा हम उन बहादुरों की तारीफ करते हैं जो आज की खुशियों में शामिल नहीं हैं, मगर जिनकी रूहें मतलब आत्माएं मौत के पर्दे के पीछे से हमारी खुशी देखती हैं। जैसे युद्ध हुआ तो उसमें बहुत सारे सिपाही मारे गए, तो उनको भी कह रहे हैं सिकंदर, और देख देख कर मुस्कुराती हैं। यूनान जिंदाबाद, यूनानी फौज जिंदाबाद, यूनानी शहीद जिंदाबाद। दरबारी कहते हैं चिल्लाकर अलेक्जेंडर जिंदाबाद, यूनानी शहीद जिंदाबाद। समर चुप रहता है। साथ बैठा दरबारी उसकी तरफ हैरानी से देखता है और समझने का प्रयत्न करता है कि यह जीत की जयकार में शामिल क्यों नहीं हुआ। जो इनका बेटा है वो क्यों नहीं जय जयकार लगा रहा। सिकंदर, हम इजाज़त देते हैं कि आज की कार्रवाई शुरू की जाए। जो दरबार में कार्रवाई होती है वो स्टार्ट की जाए। सिकंदर बैठ जाता है। यूमनीस हाथ से इशारा करता है। इसके साथ ही बाजा बजने लगता है। समर बड़े ध्यान से देखता है। पुरु को यूनानी सिपाहियों के पहरे में लाया जाता है। पुरु जो कि दूसरे राजा था, भारत का राजा था। उसके हाथों में हथकड़ी और पैरों में जंजीर है। वह इस समय बंदी है, मगर उसका तेज अभी तक वैसा ही है। समर उद्विग्न होकर तलवार पर हाथ रखता है और उठने की कोशिश करता है, किंतु कुछ सोचकर पुनः रुक जाता है। सिकंदर खड़ा हो जाता है। बाजा बंद हो जाता है। समर हैरान होता है। पुरु शान और शांति से खड़ा है, जैसे उसे इस दरबार से कोई वास्ता नहीं है। फिर सिकंदर कहता है, आइए हमारे बहादुर दुश्मन, हमारे दरबार में आपका स्वागत है। हम आपका स्वागत करते हैं, हमारा स्वागत कबूल करें। पुरु हाथ की हथकड़ियाँ दिखाकर, अगर स्वागत का मतलब हथकड़ी, पुरु ने कहा हाथ की हथकड़ियाँ दिखाकर, अगर स्वागत का मतलब हथकड़ियाँ पहनाना है तो हम मानते हैं कि आपने स्वागत की सारी शर्तें पूरी कर दी। मतलब आपके अनुसार यही स्वागत है कि हथकड़ी पहना के मुझे लाए हो, तो ठीक है।
वरना फिर इतना कहकर चुप हो जाते हैं। सिकंदर नाराजगी से, सेल्यूकस, महाराज को हथकड़ी किसने लगाई? हम चाहते हैं कि दरबार के बाद इस बात का पता लगाया जाए, जिसने यह गलती की उसे सजा दी जाए। और पुरुष से कहते हैं वो, महाराज हम अपने सिपाहियों की गलती का अफसोस है और उनसे गलती हुई है। सेल्यूकस पुरु की हथकड़ियाँ खोल देता है और समर के चेहरे पर खुशी झलकती है। वह शांति की सांस लेता है। समर जो इनका बेटा है। सिकंदर, महाराज पुरु, आपने देखा हमारी तकदीर बड़ी है, जिसके कारण हमने आपको सिर्फ एक ही दिन में जीत लिया। पुरु निर्भयता से, बिना किसी डर के, हमें आपकी तकदीर ने नहीं, आपके धोखे ने जीता है। अगर आपकी तकदीर इतनी बड़ी थी तो आपने दिन के उजाले में नदी क्यों पार नहीं की? आपने रात के अंधेरे का सहारा क्यों लिया? मतलब आपने एक तरह से धोखा किया है। यदि तकदीर में इतना ही दम था तो दिन में आते आप। सिकंदर, प्यार और लड़ाई में धोखाधड़ी तो चलती है। पुरु कहते हैं, तो क्या राजदूत के वेश में आप स्वयं मेरे दरबार में आए थे? तो जब आप राजदूत के दरबार में रूप में मेरे दरबार में आए थे तो आपका वध करना मेरे लिए उचित था क्या? भाई धोखाधड़ी चलती है तो। सिकंदर, यह आपने हम पर मेहरबानी नहीं की थी, अपनी ताकत पर भरोसा किया था और आपको मालूम हो यह आपकी गलती थी। क्या आप अपनी गलती पर आज अफसोस नहीं करते? मतलब जब मैं आपके महल में आया था राजदूत बनकर, तभी आप मुझे मार देते तो जीत जाते, तो आपको अफसोस होता होगा इस बात का। पुरु, अगर हम ऐसी गलतियां करके 1000 बार पकड़े जाएं और इसके बाद हमें फिर अवसर मिले तो हम फिर यही गलती करेंगे। मतलब हम धोखेबाजी नहीं कर सकते। ऐसी गलती करके कोई दिक्कत नहीं है, हम तो यही ऐसी ही गलती करेंगे और हमें इसके लिए जरा भी पछतावा नहीं होगा। पछतावा कायरता के लिए होता है, वीरता के लिए नहीं। वीरता कभी नहीं पछताती। सिकंदर बोलते हैं, हमने बादशाह बहुत देखे हैं, बहुत से बादशाहों को हराया भी है, लेकिन पूर्वजों की कसम, मतलब अपने जो एंसेस्टर्स हैं उनकी कसम खाकर कहते हैं हमने आप जैसा बहादुर और दिलेर बादशाह आज तक नहीं देखा। फिर पुरु भी कहते हैं मुस्कुराकर, हमने भी बहुत से महाराज देखे हैं, बहुत से महाराजाओं के राज छीने हैं, पर तीर और तलवार की सौगंध हमने भी आप जैसा ओछा और घमंडी राजा आज तक नहीं देखा। ओछा मतलब जैसे कहते हैं ना, बेकार, बिल्कुल नीच। अब सेल्यूकस जो उसका सेनापति है उसको तो गुस्सा आ जाता है, वो अपनी तलवार निकाल के आगे बढ़ता है। सेल्यूकस कहता है, अदब से बात करो, तुम जुपिटर के बेटे यूनान के बादशाह के सामने खड़े हो और उनके सिपाहियों का खून गर्म है। समर पुनः तलवार पर हाथ रखकर उठना चाहता है, मगर रुक जाता है। सिकंदर ताड़ जाता है और मुस्कुराता है, मगर समर नहीं जानता कि सिकंदर ने उसे देख लिया। वह उसी तरह निर्भयता से बैठा रहता है। अब जो समर है, जो इनका बेटा है, जो उनके उसमें बैठा है यूनानियों के वस्त्र पहनकर, तो सिकंदर ने उसे देख लिया कि जैसे ही सेल्यूकस ने अपनी तलवार निकाली और सेल्यूकस ने पुरु को कहा कि तुम पता है किससे बात कर रहे हो, ज़रा तमीज़ से बात करो, तो तभी समर भी अपनी तलवार निकालना चाहता है। तो ये चीज़ समर ने नोटिस कर ली थी, सिकंदर ने, लेकिन फिर वो रुक जाता है। पुरु सेल्यूकस की तरफ देखकर बेपरवाह से, तुम कौन हो जो इतना भी नहीं जानते कि जब दो राजा आपस में बातें कर रहे हो तो बीच में बोलने से दोनों का अपमान होता है। अगर तुम हमारे आदमी होते तो हम तुम्हें दरबार से निकाल देते और कहते जाओ, हमारे दरबार में बेअदब नहीं रह सकते। मतलब तुम बीच में क्यों बोल रहे हो, कौन हो तुम? समर यूमनीस हैरान होकर देखता है और समर का चेहरा अभिमान से चमकने लगता है कि भाई हमारे जो उसके पिताजी हैं वो अभी भी एक शान से बात कर रहे हैं। सभी दरबारी डर जाते हैं। सिकंदर कहते हैं, सेल्यूकस तुमने गलती की है, महाराज से माफ़ी मांगो, तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है बीच में। सेल्यूकस पुरु के सामने झुककर, महाराज मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझसे भूल हुई। यूमनीस और भी हैरान होता है। पुरु कहते हैं, हमने क्षमा किया। सिकंदर पुरु की ओर मुड़कर नम्रता से, हम आपकी बहादुरी से खुश हुए, अब आप फरमाइए आपके साथ सलूक क्या किया जाए, मतलब आपके साथ क्या व्यवहार किया जाए। अब आप हमारे बंदी तो हो ही। पुरु निर्भयता से, जैसा एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए वही करो। सिकंदर, आप और भी कुछ कहना चाहते हैं? पुरु बेपरवाही से, हमें जो कहना था हमने पहले जवाब में कह दिया, हमें और कुछ नहीं कहना चाहते। सिकंदर कहते हैं, यूमनीस महाराज पुरु के दोनों जवाब सुनहरे हर्फों में लिखकर हमारे खजाने में रखे जाएं। हर्फ होता है शब्दों में। जब हम यूनान जाएंगे तो वहाँ के लोगों को दिखाएंगे कि दुनिया में ऐसे आदमी भी हैं जो लड़ाई तो हारते हैं मगर हिम्मत नहीं हारते। यूमनीस सर झुकाता है, सेल्यूकस को अचंभा होता है।
फिर अपनी बात जारी रखते हुए कहते हैं, जब हम यूनान जाएंगे तो अपने लोगों को बताएंगे कि दुनिया में ऐसे आदमी भी हैं जो अपनी किस्मत के सामने भी सर नहीं झुकाते और जिनके बच्चे भी मौत के मुंह में जाने से नहीं घबराते। पुरु को चौंक कर देखता है। मतलब इनका जो बेटा है वो तो इस समय सिकंदर की कैद में है, कैद में भी नहीं तो मतलब उनके महल में है, चारों तरफ उन्हीं, और वो जीत चुके हैं तो वो भी नहीं घबराते। और राजकुमार समर की तरफ उंगली उठाकर, आगे आओ, हम तुम्हारा भी स्वागत करते हैं, तुम भी बहादुर हो, तुम्हारे पुट्ठे भी मजबूत हैं, मतलब तुम्हारा शरीर भी मजबूत है। समर आगे आता है, दो सिपाही हाथ उठाते हैं, सिकंदर इशारा करके सिपाहियों को लौटा देते हैं। समर अकेला आगे बढ़ता है। पुरु हैरान होकर, समर तुम यहाँ और इस लिबास में क्या कर रहे हो? समर कहता है हिचकिचाते हुए, पिताजी। तो सिकंदर बात काट कर जैसे वो कुछ जवाब देता उससे पहले ही सिकंदर बोलते हैं, बहादुर पिता का बहादुर बेटा पिता की गिरफ्तारी के बाद रुक न सका और इस लिबास में हमें कत्ल करने आ गया समर से। लेकिन किशोर, मतलब जब वो हार गए थे तो इन्होंने पुरु को गिरफ्तार कर लिया था सिकंदर ने, तो इनके बेटे ने पुरु के बेटे ने, समर ने इनके जैसे कपड़े पहनकर इनमें ही मिल गया ताकि अपने पिता को छुड़ा सके। फिर उससे कहते हैं बच्चे से, लेकिन किशोर हमारी आंखों ने तुम्हें पहचान लिया था और तुम हमें कत्ल ना कर सके, हमारी तकदीर ज़बरदस्त है, हम बच गए, पर हम तुम्हारी बहादुरी की तारीफ करते हैं। पुरु अपने पुत्र की तरफ गर्व से देखता है। सिकंदर पुरु से, जाइए, हमने आपको आज़ाद किया और इतना ही नहीं, हमने झेलम नदी के आसपास के जितने भी इलाके जीते हैं वे भी हम आपको आपके हवाले करते हैं। सेल्यूकस से, सेल्यूकस फौजों को खबर भेज दो कि वो जीता हुआ इलाका इनके हवाले कर दे और कूच की तैयारी करें, मतलब वहाँ से वापस आ जाएं। सुदर्शन इनके लेखक हैं इस कहानी के। सुदर्शन प्रेमचंद परंपरा के कहानीकार थे। सुदर्शन का जन्म 1895 में सियालकोट पाकिस्तान में हुआ था। इनका वास्तविक नाम बद्रीनाथ था। इनका दृष्टिकोण सुधारवादी था। इनकी कहानियों का मुख्य उद्देश्य समाज व देश को स्वच्छ व सुदृढ़ बनाना था। इनकी भाषा सहज, स्वाभाविक, प्रभावी और मुहावरेदार है। इनको गद्य और पद्य दोनों में महारत हासिल है। इनकी रचनाओं में सच का सौदा, अठन्नी का चोर, साइकिल की सवारी, तीर्थ यात्रा, पृथ्वी वल्लभ, पत्थरों का सौदागर इत्यादि प्रमुख हैं। सुदर्शन फिल्मों के लिए पटकथा और गीत भी लिखते थे। सन 1967 में इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। पोरस एक बहादुर राजा था जिन्हें पुरु प्रवर्तक या पुरुवास के नाम से भी जाना जाता है। उनका राज्यकाल 340 से 315 ईस्वी पूर्व माना जाता है। पोरस का साम्राज्य झेलम नदी से लेकर चेनाब नदी तक फैला हुआ था। ये दोनों नदी वर्तमान समय में पाकिस्तान देश का हिस्सा हैं। भारत देश पर यूनानी राजा सिकंदर का आक्रमण एक महत्वपूर्ण घटना है। भारत आकर सिकंदर का सामना पुरु से हुआ जो एक महावीर योद्धा थे। पोरस और सिकंदर के यह युद्ध 326 ईस्वी में झेलम नदी के किनारे लड़ा गया, अतः इस युद्ध को झेलम का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यूनानी इतिहासकारों के अनुसार इस युद्ध में सिकंदर की जीत हुई थी, किंतु भारतीय इतिहासकारों ने बाद में सिकंदर और पोरस के युद्ध का विश्लेषण किया। इस विश्लेषण में पाया गया कि पोरस के साथ युद्ध में सिकंदर का काफ़ी नुकसान हुआ, जिसके कारण से उसे झेलम पार करने से पहले ही अपने देश लौटना पड़ा। प्रिय बच्चों, इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि पराजय के क्षणों में भी स्वाभिमान, साहस और आत्मसम्मान नहीं छोड़ना चाहिए। सच्चा नायक वही होता है जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने मूल्यों पर अडिग रहे। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक पाठ के साथ।